बायो डाइवर्सिटी। क्या है बायो डाइवर्सिटी? इसको क्या बोलते हैं? जैव विविधता। और जैव विविधता मैंने कल परसों बताई थी। क्या है जैव विविधता? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी अब क्या है? चिड़ी पाई जा रही है, चिड़ी उड़, तोता उड़, हाथी बैठे रहे, घोड़ा ये चलता रहे, और बैल, ये सारे जीव अलग अलग प्रकार के क्या है? जीव। इन्हीं को क्या बोलते हैं? जैव विविधता। जीवों के अंदर पाई जाने वाली विविधता, भिन्नता। क्या पाई जाने वाली? जीवों के अंदर पाई जाने वाली भिन्नता। कैसे भिन्नता? जो हाथी है वो ऊँट से अलग दिखता है ना, उसके अंदर भिन्नता है ना। वही चिड़ी तोता से अलग दिखती है ना, बस वही इसके अंदर क्या है? इसी को क्या बोलते हैं? जैव विविधता। जीवों के अंदर पाई जाने वाली विभिन्नता, भिन्नता, यही क्या बोलती है? जैव विविधता। क्या बोलता? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों में मिलने वाली विविधता, मतलब भिन्नता, भिन्नता तथा प्राकृतिक जटिलता सामूहिक रूप से क्या है? जैव विविधता कहलाती है। प्राकृतिक जटिलता क्या है? क्योंकि प्रकृति के अंदर मतलब थोड़ा थोड़ा सा क्या है? माइनर क्या है? फर्क है, फिर वो क्या हो जाता है? अलग अलग जीव। जैसे कोयल और कोयला के अंदर कितना सा फर्क है? कौवा के अंदर आवाज का क्या बोल दिया? कोयला कोयला कोयल और कोयल के अंदर कितना के अंदर है? बड़ा माइनर गैप है ना, मतलब इसकी साइज के अंदर, और दिखते क्या है? सेम है। ये क्या है? प्राकृतिक जटिलता है। क्या है? प्राकृतिक। अब मनुष्य हम एक तरह दिखते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या है? माइनर गैप है। ये क्या है? नेचुरल कॉम्प्लेक्सिटी। क्या है? नेचुरल कॉम्प्लेक्सिटी है। तो यही है, इसके अंदर क्या पाई जाती है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों में मिलने वाली विविधता, भिन्नता, प्राकृतिक जटिलता सामूहिक रूप से क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। समझ में आया? जैव विविधता एक ही प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाली विविधता, विभिन्न प्रजातियों के मध्य विविधता तथा प्राकृतिक आवासों में पाए जाने वाले जीवों के मध्य विविधता। जैव विविधता एक ही प्रजाति के मध्य पाई जाने वाली विविधता। मनुष्य की प्रजाति क्या है? एक है, होमो सेपियंस। फिर भी हमारे अंदर क्या है? डिफरेंस है। एक ही प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता। जीवों में पाई जाने वाली विविधता, जो मतलब जीवों में अलग अलग टाइप के पाए क्या जाते हैं? जीव पाए जाते हैं। वो भी विभिन्न प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली अलग अलग प्रजातियों के अंदर, जैसे होमो सेपियंस हो गई, फिर बाद के अंदर ये हो गई गधों की, इनकी सबकी क्या हो गई? नस्ल अलग अलग, प्रजाति अलग अलग। ये क्या है? डिफरेंस है ना। और फिर बाद के अंदर प्रजातियों के मध्य, ये प्रजाति अलग अलग, इनके मध्य पाए जाने वाला डिफरेंस। प्राकृतिक आवासों में पाए जाने वाला विविधता, जो प्राकृतिक आवास, जो शेर वगैरह है, इनके प्राकृतिक आवास क्या है? जंगलों के अंदर है हमारे यहाँ पे मतलब इनके अंदर भी क्या है? आवास। चिड़ी क्या है? घोंसला बनाती रही है सारे, इस प्रकार से क्या प्राकृतिक आवासों के अंदर भी क्या है? पाया जाता है डिफरेंस। तो एक प्रजाति के लोगों में भी पाई जाने वाली विविधता, विभिन्न प्रजातियों के मध्य पाए जाने वाली विविधता, विभिन्न प्राकृतिक आवासों में पाए जाने वाली विविधता, इन सबको किसके अंदर कंसीडर करते हैं? बायोडाइवर्सिटी के अंदर। किसके अंदर पाए कंसीडर करते हैं? बायोडाइवर्सिटी के अंदर। इसके अंदर क्या पाई जाती है? नेचुरल कॉम्प्लेक्सिटी। क्या पाई जाती है? प्राकृतिक जटिलता। किसके अंदर पाई जाती है? इनके अंदर। क्या है? जैव विविधता। जीवों के अंदर पाए जाने वाली भिन्नता, विविधता, इसी को क्या बोलते हैं? जैव विविधता। इसके अंदर क्या पाया जाता है? नेचुरल कॉम्प्लेक्सिटी। क्या पाई जाती है? नेचुरल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब प्राकृतिक जटिलता। प्राकृतिक रूप से क्या जटिल है, थोड़ा माइनर क्या इनके अंदर गैप है। पहचान, आइडेंटिफाई करना भी क्या है इनको बड़ा मुश्किल है। तो ये क्या है? प्राकृतिक जटिलता। अब समझ में आ गया कि ये तो दोनों पैराग्राफ। जैव विविधता में एक ही प्रजातियों में जीवों में पाई जाने वाली विविधता, विभिन्न प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता, प्राकृतिक आवासों में पाई जाने वाली विविधता और जीवों के मध्य विविधता सम्मिलित रूप है। ये इसे क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता पृथ्वी के समस्त स्रोतों जैसे स्थलीय तथा जलीय आवासों में पाए जाने वाले जीवों के मध्य अंतर तथा साथ ही उन प्राकृतिक आवासों में जिनमें सब उनके मध्य पाए जाने वाले विविधताओं में। अब क्या जैव विविधता में बहुत क्या डिफरेंस पाया जाता है? एक तो जीव पाए जाते हैं किसके अंदर? पृथ्वी के स्थल के ऊपर, जैसे चिड़ी, शेर वगैरह सारे कहाँ पे पाए जाते हैं? स्थल पर।
एक क्या पाए जाते हैं जलीय जीव, जिसके अंदर मछलियाँ ये क्या ये सारे कहाँ पे पाए जाते हैं? पानी के अंदर। पानी के अंदर। अब जो ये स्थल क्या है इधर है, इनके तो प्राकृतिक आवास भी क्या है अलग है, जंगलों के अंदर ऐसे हैं, और इनके क्या है जल के अंदर ही क्या है इनके प्राकृतिक आवास हैं। तो स्थलीय और जलीय जीवों के अंदर भी क्या पाई जाती है? विविधता। इनके प्राकृतिक आवासों में भी क्या पाई जाती है? विविधता। एक प्रजाति के जीवों में भी क्या पाई जाती है? विविधता। दो प्रजातियों के जीवों में भी क्या पाई जाती है? विविधता। विभिन्न प्रजातियों के मध्य भी क्या पाई जाती है? विविधता। और विभिन्न प्राकृतिक आवासों के मध्य भी क्या पाई जाती है? विविधता। जलीय और स्थलीय प्राकृतिक आवासों के मध्य भी क्या पाई जाती है? विविधता। जलीय और स्थलीय जीवों के मध्य भी क्या पाई जाती है? इन सबको क्या कंसीडर करते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ये क्या है इसके अंदर? नेचुरल कॉम्प्लेक्सिटी। नेचुरल कॉम्प्लेक्सिटी, प्राकृतिक जटिलता। क्या है? प्राकृतिक जटिल। समझ में आया? अब ये जो मैं बोलूंगा उसको बहुत अच्छी तरीके से सुनना है। जैव विविधता एक गतिशील क्या अवधारणा है जो प्रजातियों को संख्या बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है तथा घटने के साथ घटती है। क्या जैव विविधता? जो अगर जीवों की संख्या बढ़ेगी तो एक गतिशील अवधारणा है। क्या? मूवमेंट करने वाली। क्या? गोदावरी इसकी क्या है? बायोडाइवर्सिटी क्या है? डायनेमिक है। क्या? डायनेमिक, गतिशील है। जो जीवों की संख्या बढ़ने के साथ तो क्या होगी? जैव विविधता बढ़ेगी। अगर जीवों की संख्या कम हो रही तो जैव विविधता घटेगी। इसलिए चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं लास्ट से कि जंगलों को काटने से जैव विविधता कम होगी, क्योंकि प्रजातियां क्या हो रही है वहाँ पे? कम हो रही है, उनकी संख्या कम हो रही है, इसलिए जैव विविधता कम हो रही है। अगर जैव विविधता बढ़ेगी तो क्या करना होगा? संख्या को क्या करना है? बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना है। संख्या बढ़ेगी तो जैव विविधता बढ़ेगी। कैसी अवधारणा है? डायनेमिक। क्या? डायनेमिक, गतिशील कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? डायनेमिक। ये सुन रहे हैं? फिर जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रेमंड एफ डेसमैन ने 1968 में किया है। भाई बायोडाइवर्सिटी का जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने कहा? किसने किया? रेमंड एफ डेसमैन ने कब किया? 1968 के अंदर। कब किया? 1968 के अंदर। किसने किया? रेमंड एफ डेसमैन ने। समझ में आया? ऊपर वाली चीज समझने की, ये तो फैक्ट है, ये तो याद करना इसमें। क्या है बायोडाइवर्सिटी? जीवों की विविधता, विभिन्नता, प्राकृतिक जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी जैव विविधता कहलाती है। नेचर एंड डिफरेंस बिटवीन टू स्पीशीज। species and two species and natural habitats, difference between natural habitats and land and वाटर बॉडीज के अंदर, इनके सब के अंदर क्या पाया जाता है? एक्वेटिक एंड इकोसिस्टम। इनके अंदर क्या पाया जाता है? डिफरेंस। समझे? तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रेमंड एफ डेसमैन। कब किया? 1968 में। इसने किसका प्रयोग किया सबसे पहले? जैव विविधता शब्द का, बायोडाइवर्सिटी। हाँ, इसका क्या किया? प्रयोग किया। फिर है वेल्टर जे रोजन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग 1985 में किया। फिर बाद में 1968 के बाद में उसने तो पहले क्या बोला? जैविक विविधता। क्या? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब वेल्टर जे रोजन ने क्या किया? जैव विविधता शब्द का क्या किया? प्रयोग। उसने की इसका किया था जैविक विविधता। इसने किसका किया? जैव विविधता। इसका नाम क्या है? वेल्टर जी रोजन। वेल्टर जी रोजन। इसने किसका प्रयोग किया? जैव विविधता का। और उसने क्या किया? जैविक विविधता का प्रयोग किसने किया है? रेमंड एफ डेसमैन ने। किसने? एफ डेसमैन ने। समझ में आया? अब चलते हैं आगे। संकलनात्मक रूप से इस शब्द का प्रयोग प्रथम बार प्रसिद्ध कीट वैज्ञानिक किसने किया है? ई.ओ. विल्सन ने। ई.ओ. विल्सन ने। किसने? ई.ओ. विल्सन ने 1986 में किया। किसके रूप में? संकलनात्मक रूप में। इसके कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्या किया इसने? समझाया। 1986 में किया था। इसके पश्चात यह शब्द एक संकल्पना के रूप में जीव वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और राजनीतियों के द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रूप अपनाया गया। अब इसका सबसे प्रथम जैविक विविधता नाम तो किसने दिया? रेमंड एफ डेसमैन ने। लेकिन बाद के अंदर जैव विविधता नाम किसने दिया?
वेल्टर जे रोजन ने, किसने? जी रोजन ने। लेकिन संकलनात्मक रूप से कि ये तो उन्होंने तो नाम मिले, इन्हें पूरी संकल्पना के आधार पर अच्छी तरीके से समझाए इसका नाम बायोडाइवर्सिटी हम क्यों रखें। तो फिर बाद के अंदर इसका नाम क्या था? E.O. विल्सन। E.O. विल्सन ने 1986 के अंदर इस नाम को दिया। फिर बाद के अंदर जो नेता थे उन्होंने भी क्या प्रयोग में ले, जो पर्यावरण का के हितैषी थे, पर्यावरणविद से, उन्होंने भी क्या किया? प्रयोग किया। जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी क्या किया? इस नाम को फिर क्या किया? विस्तारित किया। फिर ब्रॉड लेवल पर इसका क्या किया? यूज किया। सर्वप्रथम किसने लिया? रेमंड एफ डेसमैन ने। कब? 1968 के अंदर। फिर बाद के अंदर वेल्टर जी रोजन ने जैविकता शब्द का प्रयोग 1985 के अंदर। और फिर बाद में 1986 के अंदर किसने लिया? E.O. विल्सन ने कब लिया? 1986 के अंदर। किसके रूप में लिया? संकल्पनात्मक रूप के अंदर। फिर जैव विविधता के स्तर क्या होते हैं? क्या Levels of biodiversity. क्या होते हैं? स्तर। अब देखो कितने स्तर होते हैं? 3। एक तो कौन होता है? आनुवांशिक स्तर, मतलब एक ही प्रजाति के जीवों के अंदर। फिर एक प्रजाति के स्तर पर, मतलब विभिन्न प्रजातियों के बीच अंतर। फिर एक पारिस्थितिकी स्तर पर, विभिन्न प्राकृतिक आवासों में मिलने वाली जीवों के मध्य अंतर। तो जैव विविधता के स्तर 3 होते हैं। कितने स्तर होते हैं? लेवल्स 3 होते हैं, जिसके अंदर एक तो आनुवांशिक स्तर के अंदर, तो मतलब एक ही जीव के अंदर क्या अंतर है? जैसे होमो सेपियंस है, अब हमारे बीच के अंदर ही क्या क्या अंतर है? ये तो किसमें? आनुवांशिक स्तर पर। फिर आएगा प्रजाति स्तर पर, हमारे और डांडों के अंदर क्या अंतर है? मतलब 2 प्रजाति ली और फिर इनके बीच क्या अंतर है? ये किसके अंदर आएंगे? फिर है पारिस्थितिकी स्तर पर, जैसे हमारे आवासों के अंदर जो डांडा रहते हैं, उनके आवासों के अंदर पक्षी रहते हैं, उनके आवासों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, वो किसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे? पारिस्थितिकी स्तर पर। तो 3 लेवल हो गए, आनुवांशिक स्तर, प्रजाति स्तर और पारिस्थितिकी स्तर। सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है? जैविक रेमंड एफ डेसमैन। और फिर बाद के अंदर जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? वेल्टर जी रोजन ने। कब किया? 1985 के अंदर। उसने कब किया? 1968 के अंदर। 1968 में क्या आई है? एक बार हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सबसे पहली जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो कब आई थी? 1968 के अंदर। और 1968 के अंदर ही क्या आया? जैविक विविधता का नाम। क्या? जैव विविधता का नाम किसने दिया है? रेमंड एफ डेसमैन ने। और 1985 के अंदर बाद के अंदर किसने दिया? वेल्टर जी रोजन ने। जी रोजन ने क्या नाम दिया? जैव विविधता। फिर संकलनात्मक रूप से सर्वप्रथम नाम किसने दिया? E.O. विल्सन ने। कब? 1986 के अंदर। फिर आनुवांशिक स्तर के कितने स्तर होते हैं? मतलब जैव विविधता के एक तो कौन सा था? आनुवांशिक। आनुवांशिक के अंदर तो एक ही प्रजाति के अंदर क्या देखा जाता है? अंतर। फिर बाद के अंदर प्रजाति स्तर के अंदर 2 प्रजातियों के अंदर क्या देखा जाता है? अंतर। फिर एक पारिस्थितिकी के अंदर, प्राकृतिक आवासों के अंदर क्या देखा जाता है? अंतर। आनुवांशिक स्तर में तो एक ही प्रजाति के अंतर, प्रजाति के अंदर 2 प्रजातियों के अंदर अंतर, और फिर पारिस्थितिकी के अंदर विभिन्न प्राकृतिक आवासों के अंदर अंतर देखा जाता है। समझ आया तीनों बातें? अब ये तक ऐसा नहीं होता जो तुम्हें दे तो ना हमारे बाल जड़ गए। 44 हमारे कितने आते हैं? 44 गुणसूत्र 44। हमारे लड़कों के अंदर तो कितने आते हैं? तुम लड़कियों के 45 आते हैं हमारे, तुम्हारे लड़कियों के अंदर कितने आते हैं? 46। जो क्या आते हैं? जो लास्ट वाला होता है तुम्हारा XX होता है। अब ये X क्या होता है? बालों के लिए जिम्मेदार होता है। तुम्हारा एक X कम हो रहा होगा तो एक वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इसलिए लड़कियों के बाल कम टूटते हैं। क्या? कम टूटते हैं या बने रहते हैं, कभी भी खाली नहीं होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन लड़कों के अंदर क्या पाया जाता है? XY। ये क्या पाया जाता है? X तो क्या पाया जाता है? बालों के लिए जिम्मेदार होता है, Y बालों के लिए जिम्मेदार नहीं। अगर Y X गिनने लग गया तो फिर एक गिर ही गया। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक X और नहीं है तुम्हारे, तो क्या है वहाँ पे 44 प्लस तुम्हारे क्या होता है? XX होता है। इसलिए दोनों किसके लिए जिम्मेदार है? एक टूटेगा तो एक तो रहेगा ना। हमारे तो एक ने टूटना स्टार्ट कर दिया तो उसकी तो क्या बेड़ा पार है। फिर साफ हो जाती है। हाँ, तो ऐसे मत ज़्यादा प्रॉब्लम। उसकी तुलना क्या चल जाती है? बट एक तुम कहते हो ना कि क्रीम लगाने से क्या हो जाएंगे? गोरे हो रहे। ऐसे कुछ नहीं होने पर प्रकाश के अंदर जाने पर क्या मिलता है आपको?
मिलेनियम ज़्यादा निकलता है, रिलीज होता है। ज़्यादा मिलेनियम रिलीज होता है तो क्या होता है, हम काले होते हैं। अगर जिसके अंदर मिलेनियम कम रिलीज होगा वो क्या होंगे, गोरे होंगे। इसके अलावा चाहे तुम कितनी भी क्रीम लगा लो, कदे कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, मिलेनिन अगर रिलीज हो रहा है ज़्यादा मात्रा के अंदर, तो तुम क्या होते जाओगे, ज़्यादा ब्लैक होते जाओगे, काले होते जाओगे। जैसे ये ब्लैक ज़्यादा रिलीज क्यों होता है, सबसे आगे ये मिलेनियम है ना, इन्हीं कम कर देते हैं शरीर में मिलेनियम। अब ये प्रकाश के अंदर जाते हैं ना, प्रकाश के अंदर अगर हम जितना ज़्यादा प्रकाश के अंदर रहेंगे, जितना ही ज़्यादा क्या रिलीज होगा, मिलेनियम। जितना ज़्यादा मिलेनियम रिलीज होगा उतने ही ज़्यादा हम क्या होंगे, काले होंगे। इसलिए साउथ जो मतलब ये है ना, वेस्ट इंडीज, इनके अंदर क्या पड़ती है, धूप ज़्यादा। धूप ज़्यादा पड़ने के कारण मिलेनियम क्या होता है, ज़्यादा रिलीज, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, काले। जैसे यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे धूप क्या पड़ती है, बहुत ही कम, तो मिलेनियम वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही कम रिलीज होता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, गोरे। हमारे ना ज़्यादा धूप होती है ना ज़्यादा मतलब सर्दी, तो हम क्या होते हैं, गेहुआ रंग, क्या होते हैं, गेहुआ रंग। तो क्रीम व्रीम का ये कंसेप्ट छोड़ दो, क्यों पैसे दे रहे हो झूठे, कभी कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रखना इन बातों का। डव लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, हाँ परफ्यूम तुम सुगंध के लिए लगा रहे हो वो बात अलग है। हाँ तो समझ में आ गया तुम्हारे, क्या क्या बता दिया मैंने। बता दिया, एक तो क्रोमोसोम से बाहर नहीं करता दिया। तो लड़कियों को ज़्यादा परेशान होने की नहीं है। 40 प्लस 44 बाद के अंदर तुम्हारे जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो XX होते हैं। लड़कों के अंदर ये 40 के बाद में क्या होते हैं, XY होते हैं। लड़कियों में दोनों ही कम हो जाए तो, और दोनों के अंदर कम हो जाए, इनकी पॉसिबिलिटी कम होती है। तेरी दोनों टांग टूट जाए तो, और टूट जाए तो इनके भी टूट जाए तो टूट जाए बाल। पॉसिबिलिटी है भाई, एक टूट जाए एक बच जाए, लेकिन तुम्हारी एक टूट गई, एक ही थी टूट गई तो फिर और वो एक ही टूट गई, तो फिर बैठे रहो, टूट ही गई। हाँ तो फिर ऐसा, फिर है फर्स्ट स्टेज। सचिन देख ले, जुड़ा सा आनुवांशिक स्तर के अंदर हम किसका डिफरेंस देखेंगे, एक ही प्रजाति के मध्य स्तर देख, एक ही प्रजाति में है। कमल की टूट गई तो साफ बिल्कुल साफ चिकड़ा है गेड़ आएंगे पैसा बना दो चिकड़ा बड़ा बोल के क्या करते हैं, बना कोई कंसेप्ट नहीं है, पैसे वाला बनेगा नहीं, उसको थोड़ी बहुत सांत्वना देते हैं कि भाई तेरे टूट रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ऐसे बोल दो कि क्या तू तो पैसे वाला बनेगा। चल वो छोड़ता है कि इतना खाली और हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है अब, क्या पैसे वाले बनने। हाँ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे ऊपा तो समझ में आ गए। तो ना तो तुम्हें कुछ हिमालयन फॉस्फेट्स लगानी है, ना कोई